हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सबका आपका आज के इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीमिक्स में। कैसे चल रही है सबकी तैयारी? प्रीलिम्स काफी पास में है, 25 दिन रह चुके हैं दोस्तों। अभी एक और ओपन मॉक टेस्ट हम लेके आए हैं। ये भी कल सुबह से लेके सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। कल 4 में है और ये रात को 12 बजे तक रहेगा। तो अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं प्रीलिम से 25 दिन पहले, तो ये बहुत अच्छा मौका है। ऑल इंडिया फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्लीपी क्लासेस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। तो देखते हैं कितना आप पानी में हैं। आइए इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और सारे पार्टिसिपेंट्स को, चाहे आपका रैंक जितना मर्जी आता है इस टेस्ट में, ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। आप यहां पे अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कौन से आपके वीक एरियाज हैं। लेकिन यहां पे एक मौका आपके लिए एक और हम दे रहे हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबको 10% ऑफ मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज पे। तो महज पार्टिसिपेशन से आप 10% ऑफ का डिस्काउंट कोड भी ले सकते हैं। और दोस्तों, क्योंकि 25 दिन रह चुके हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आपको मैं कुछ और इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं। यदि देखिए, बहुत सारे बच्चों ने हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत सारे बच्चों ने इस रैपिड रिवीजन कोर्स का बहुत फायदा उठाया और उठा रहे हैं, इस रैपिड रिवीजन कोर्स में एनरोल्ड हैं। तो यदि आपने ये रैपिड रिवीजन कोर्स मिस कर दिया था और अभी भी आपको लगता है कि शायद आपको एक रैपिड रिवीजन कोर्स की जरूरत है, तो दोस्तों ये जो राउंड 1 था हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स का, इसको आप अवेल कर सकते हैं। यहां पे आप सारे के सारे लेक्चर्स जो है प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। इसकी प्राइस है 3000। जब हमने शुरू किया था तब इसकी प्राइस 4000 थी। अब इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे 3000 में हम आपको दे रहे हैं। कूपन कोड स्लीपी CL आपने यूज करना है। आप क्वेश्चन को नजर मारते हैं, वही प्रैक्टिस हमारी रोज की। क्वेश्चन को नजर मारे, स्टेटमेंट में नहीं पढ़ूंगा, आप यहां पे पॉज करें, फटाफट क्वेश्चन को नजर मारे। पूछा क्या जा रहा है, कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं। विद रेफरेंस टू IMF की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी की यहां पे बात करी जा रही है, RSF। तो सही आंसर दोस्तों इसमें है C1 and 2। देखिए, हर एक क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो उसी वक्त पॉज कर लेना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को पढ़ देना। अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगा उसमें अननेसेसरी टाइम काफी कंज्यूम होगा। तो वी वुड वांट कि ये वीडियोस अभी, बिकॉज आपके प्रीलिम्स पास में है, तो कोशिश करेंगे कि हम कम टाइम में 10-12 मिनट में प्रीमिक्स का वीडियो रैप अप करें। तो आंसर है C1 and 2। देखिए, हम रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी की जहां पे बात करें, जो IMF के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ये एक तरह की लोन फैसिलिटी है। किसको दी जाती है? उन देशों को दी जाती है जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और बिकॉज ऑफ पैंडेमिक्स। तो यानी कि ये जो फैसिलिटी है IMF के द्वारा दी जाती है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है उन देशों को जो देश अभी महामारी या क्लाइमेट चेंज के डिजास्टर्स के कारण जूझ रहे हैं, ताकि कैसे उनकी अर्थव्यवस्था की स्थिति को सहायता मिल सकती है। 2022 में 3 एशियन कंट्रीज ने इस फैसिलिटी के चलते IMF को लोन के लिए अप्लाई किया था। वो कौन से देश थे? तीनों देश हमारे पड़ोसी देश थे, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब आप सबको पता है श्रीलंका में बहुत सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अर्थव्यवस्था की स्थिति इन तीनों देशों में काफी अभी मंदी है। लेकिन श्रीलंका का जो अर्थव्यवस्था की स्थिति मंदी होने का कारण, उसमें पैंडेमिक और क्लाइमेट चेंज का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। श्रीलंका की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो काफी सालों से, 3-4 सालों से ही काफी खराब चलते आ रही थी। तो श्रीलंका ने अप्लाई किया था इस फैसिलिटी के चलते लोन लेने के लिए, लेकिन इस फैसिलिटी के चलते श्रीलंका को लोन नहीं मिला। IMF ने इस फैसिलिटी के चलते बांग्लादेश को लोन दिया था। श्रीलंका को लोन मिला IMF से। सर, आप अभी कहेंगे कि सर अभी तो पीछे $3 बिलियन का IMF ने ग्रांट दिया श्रीलंका को। हाँ सर, दिया, बिल्कुल दिया। लेकिन श्रीलंका को वो जो लोन मिला IMF से, वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के कारण मिला। तो ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है, ये राहत देता है उन देशों को जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे हैं, बिकॉज उनकी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जो उनकी नीति है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो स्ट्रक्चरली बहुत वीक है और उनको एड्रेस करने के लिए कुछ कंडीशनैलिटीज लगाई जाती हैं। और देयरफॉर श्रीलंका को द न्यू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के चलते ये लोन मिला IMF के द्वारा $3 बिलियन का। ठीक है, ये बात समझ आ गई। फिर से क्वेश्चन में पूछा जा रहा था रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। तो सर, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के चलते बांग्लादेश को मिला था, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के चलते आपको श्रीलंका को मिला था। दूसरा सवाल, बहुत बार इसके बारे में हम बात करते हैं, OIC के बारे में बात पूछी जा रही है। 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, अभी पॉज करें, देखें क्या सही आंसर आपको लग रहा है और कमेंट सेक्शन में
जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कमेंट सेक्शन में सबने बताना है कितना आपका स्कोर बना है 10 में से, नेगेटिव मार्किंग समेत सबने बताना है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कौन सा सही है। यहां पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को नजर मारें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ओआईसी। तो सर सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इनमें से कोई इनकरेक्ट है ही नहीं, ठीक है। ओआईसी ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। ये यूएन के बाद दूसरी ऐसी लार्जेस्ट यानी कि सबसे लार्जेस्ट तो जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशंस है, उसके बाद आती है ओआईसी। तो ओआईसी रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है कि इस संगठन में जो देश शामिल हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। तो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कैसे उनके मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड और प्रमोट किया जा सकता है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी बाकी सब कम्युनिटीज के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सके, तो उसके लिए ओआईसी की स्थापना 1969 में करी गई थी। यह आपको पता हो कि ओआईसी परमानेंट डेलीगेट्स भेजता है यूएन में और यूरोपियन यूनियन में। परमानेंट सेक्रेटेरिएट इसका कहां पे है? जेडाह में, सऊदी अरेबिया में। तीसरा सवाल इंटरपोल से संबंधित है, यहां पे ही क्वेश्चन को पॉज करें और बताएं क्या करेक्ट है। विद रेफरेंस टू इंटरपोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी, या एक करेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट है, या क्या नहीं है। पॉज करें, देखिए क्या सही लग रहा है। देखिए दोस्तों, दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट हैं? तो पहली बात तो स्टेटमेंट में पूछा जा रहा था कि 89th जो जनरल असेंबली है इंटरपोल का वो दिल्ली में यानी कि इंडिया में 2021 में हुआ था। नहीं सर, 90 जो जनरल असेंबली का सेशन है इंटरपोल का। तो आपको यह बता दूं, इंटरपोल में जो जनरल असेंबली होती है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। व्हाट इज इंटरपोल? इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 90 जनरल असेंबली जो था इंटरपोल का वो इंडिया की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था 2022 में, अक्टूबर 2022 में। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो वनुआतू है, टाइनी वनुआतू, जो कि साउथ पैसिफिक रीजन में लाई करता है, वो इंटरपोल का 194th मेंबर बना था 2018 में। 2018 में बना था, ये आपको बात पता हो। तो 90 जो जनरल असेंबली इंटरपोल का था ये सेशन, ये इंडिया में हुआ था 2022 में। सीबीआई ने इस सेशन को प्रिसाइड किया था, ठीक है। इंटरपोल में आज 195 मेंबर कंट्रीज हैं। 195 मेंबर कंट्रीज है भाई साहब आज की डेट में। 89th जनरल असेंबली जो कि 2021 में हुआ था, उसमें फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया जो कि अगेन साउथ पैसिफिक रीजन में आता है, साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्री है, यह बना था इंटरपोल का 195th मेंबर कंट्री। वनुआतू, जैसे आपको मैंने बताया, वनुआतू 2018 में जो 87th इंटरपोल का जनरल असेंबली सेशन हुआ था, तो वनुआतू तब बना था इंटरपोल का मेंबर। अब इंटरपोल यानी कि अब ये इंटरपोल क्या करता है, जो भी इंटरपोल के मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर नेशंस इंटरपोल में इन्वॉल्व हैं, उनकी जो पुलिस एजेंसीज हैं वो आपस में तालमेल करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे जो संगीत अपराध है, जो क्राइम है आज के टाइम पे दुनिया में बढ़ रहा है, कैसे वो क्राइम को कंटेन किया जा सकता है। और सर अगर इंटरपोल की हम बात समझे तो आइडिया जो था इंटरपोल का वो कब आता है, यानी कि आइडिया जो इस तरह की इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी का आइडिया वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रही थी उस दौरान ये आइडिया तब सामने रखा जाता है। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है तब एक संस्था की स्थापना की जाती है। उस संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। तो आज जिसको हम इंटरपोल कहते हैं, 1923 में इंटरपोल का नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। 1923 में इसकी स्थापना करी गई थी क्योंकि 1914 में जब इस संस्था के बारे ऐसे आइडिया रखा गया था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे, तब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1923 में इसकी स्थापना करी गई। चलिए सर, चौथा सवाल पूछा जा रहा है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे। आपने बताना है कि ये 5 देश हैं, इन 5 में से कौन से वो देश हैं जो कि एमएसपी यानी कि मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप के मेंबर्स हैं। पॉज करें और देखें क्या सही लगता है। मैं बढ़ रहा हूं सही आंसर के टुवर्ड्स। सर आंसर है ऑप्शन बी 135 यानी कि ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फिनलैंड। सर ये 3 देश हैं जो एमएसपी के हिस्सा है।
तो सर एमएसपी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये जो संस्था है, ये जो अलायंस है, ये अमेरिका के द्वारा प्रमोट करी गई थी। कब? जून 2022 में टोरंटो में कनाडा में इसकी पहली मीटिंग रखी गई थी। अमेरिकन लेड अलायंस है ये, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके और यूरोपियन कमीशन इन्वॉल्व है। और ऑफ कोर्स इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है अपार्ट फ्रॉम यूएसए के द्वारा ही इस अलायंस को शुरू करा गया है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और ये क्यों बनाई गई थी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप? सर ये इस करके बनाई गई थी, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, कैसे उसको हार्नेस किया जा सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करके रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। क्योंकि हम सबको पता है कि चाइना के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ, हालांकि चाइना के पास नेचुरल डिपॉजिट्स रेयर अर्थ मेटल्स का नहीं पाया जाता, लेकिन चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में काफी बेनिफिशियल हैं। तो चाइना ने बहुत सारे देशों में, बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में, जैसे कॉन्गो की बात करें, जहां पे ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स पाए जाते हैं, तो चाइना इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं आगे जाके ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स बनाने हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस बनानी है, इन सब में सेमीकंडक्टर्स का उपयोग होता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल, कौन से सैंक्शंस इंपोज करे जाते हैं उन देशों पे जिनके ऊपर कैट्सा कानून लागू किया जाता है? कैट्सा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, क्या आपको करेक्ट लग रहा है? बताइए फटाफट, पॉज करें, पॉज करके कमेंट आप देखें कि आपको सही आंसर लग रहा है। तो देखिए सर, इसमें चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। जब किसी देश के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करे जाते हैं कैट्सा कानून के चलते, तो ये चारों सैंक्शंस उस देश के ऊपर इंपोज करी जाती है। देखिए कैट्सा कानून की बात करें, इस कानून को 2017 में इनैक्ट करा गया था। तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, माना जाता था। अब देखिए अमेरिका में जैसे आपको पता है रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं। अब अमेरिका के जो इलेक्शन 2016 में हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें डेमोक्रेट्स का यह कहना था कि व्लादिमीर पुतिन की और रशिया की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इस पर्टिकुलर इलेक्शंस में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को काफी प्रो रशिया माना जाता था। अब आपको पता है कि यूएसए और रशिया का तो 36 का आंकड़ा चलता आ रहा है कोल्ड वॉर के टाइम से। तो ये कानून इनैक्ट इस करके किया गया था कि जो देश, देखिए यानी कि अमेरिका के जो सेनेट में कानून पास किया गया था कि देखिए जो भी कोई देश है जो कि हमारे दुश्मनों के साथ, यानी कि अमेरिका के दुश्मनों के साथ, अमेरिका के दुश्मन कौन है? ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, जो भी हमारा कोई दोस्त, हमारा मित्र जो कि हमारे साथ व्यापार करता है, चाहे वो कमर्स हो, चाहे वो मिलिट्री ट्रेड हो, वो इन तीनों देशों के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो उनके ऊपर सैंक्शन लगा दी जाएगी। खास करके अगर हमारा कोई दोस्त इन तीनों देशों के साथ कोई हथियारों का व्यापार करेगा तो उनके ऊपर सैंक्शन लगा दी जाएगी कैट्सा कानून के चलते। अब आपको तो पता है कि भारत तो रशिया के साथ कितना मिलिट्री हार्डवेयर में ट्रेड कर रहा है, कितने जमाने से ट्रेड करता आ रहा है। तो इंडिया के लिए एक्सेप्शन था। याद होगा 2021 में भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल्स इंपोर्ट करवाए थे। तो उस वक्त भारत के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा था कि क्या भारत के ऊपर यह कानून लागू तो नहीं किया जाएगा, लेकिन भारत को एक एक्सेप्शनल वेव ऑफ मिला था इस कानून के चलते। बहरहाल व्हाट सैंक्शंस विल बी इंपोज्ड, तो ये सैंक्शंस आपके सामने हैं। लोन्स यानी कि सैंक्शनड व्यक्ति के प्रति, अगर कोई व्यक्ति है जो कि हथियारों का व्यापार ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया के साथ कर रहा है और जो कि अमेरिका के साथ भी व्यापार करता है, तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा दी जाएगी, लोन्स उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, डिनायल ऑफ वीजास ऑफ पर्सन्स क्लोजली एसोसिएटेड विद अ सैंक्शन पर्सन, या प्रोहिबिशन ऑन प्रोक्योरमेंट बाय यूएस गवर्नमेंट टू प्रोक्योर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द सैंक्शन पर्सन। तो ये 4 किस्म की सैंक्शंस हैं जो कि लगाई जाएंगी उस व्यक्ति या उस देश के प्रति जो कि नॉर्थ कोरिया, ईरान या रशिया के साथ ट्रेड करेगा। चलिए, ये थे हमारे आज के 5 सवाल। इजी थे, डिफिकल्ट नहीं थे। कितना सही स्कोर बना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्द हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।